वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेस्टिनी माय गॉड में आप लोगों का स्वागत है। तो रोज़ाना की तरह एक नई मोटिवेशनल स्टोरी में आप लोगों के सामने फिर से मैं प्रेजेंट हो गया हूँ। तो स्टोरी को देर ना करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। आज हम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण महाराज के जीवन परिचय के बारे में आप लोग को जानकारी देंगे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण महाराज सोशल मीडिया पर कई बार वायरल हुए हैं। इनकी कई सारी राम कथा, श्री भागवत कथा सोशल मीडिया पर लोकप्रिय हैं। यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित प्रसिद्ध बागेश्वर धाम मंदिर के पुजारी हैं। इनकी कई पीढ़ियां इस मंदिर के पुजारी रह चुकी हैं। इनके दादा इस मंदिर का पुनः निर्माण करवाया था और वे लोग समाधान के लिए यहाँ पर दरबार लगाना शुरू किए थे। आज धीरेन्द्र कृष्ण महाराज दरबार लगाते हैं और लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण महाराज को हनुमान जी का अवतार माना जाता है। आज के लिए इस लेख पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण महाराज प्रारंभिक जीवन के से लेकर महंत बनने तक इनके सफ़र के बारे में जानेंगे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के एक छोटे गांव जिसका नाम गंडा है, वहां पर 4 जुलाई 1996 को एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका पिता का नाम रामकृष्ण गर्ग एवं माता का नाम सरोज गर्ग है एवं इनके 2 भाई भी हैं जिनका नाम ज्ञात नहीं है। वहीं इनकी एक बहन भी है। इनके दादा का नाम भगवान दास गर्ग था, जो छतरपुर के ज़िले में स्थित बागेश्वर धाम मंदिर में दरबार लगाया करते थे। इनके दादा एक सिद्ध संत थे जो निर्मोही अखाड़े से जुड़े हुए थे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने दादा को अपना गुरु मानते थे और इन्हीं से उन्होंने रामायण और भागवत गीता का अध्ययन किया था। धीरेन्द्र शास्त्री का एक गरीब ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते थे। उन्होंने दरबार में अपने गरीब हालात के बारे में बताते हुए कहा था, बचपन में कभी कभार इन्हें एक वक्त का भोजन भी नहीं मिल पाता था। इनके पिता काफ़ी गरीब थे। दान दक्षिणा से भरण पोषण हो जाता था, लेकिन पढ़ने लिखने में खर्च जुटाना पाना बहुत मुश्किल था। एक बार धीरेन्द्र कृष्ण ने अपने पिता को कहा था कि वे वृंदावन जाकर कर्मकांड पढ़ना चाहते हैं, जिसका खर्च लगभग 1000 था। इनके पिता ने गांव में कुछ लोगों से 1000 उधार मांगे, लेकिन किसी ने नहीं दिया, क्योंकि सभी जानते थे कि यह गरीब है और ये कभी चुका नहीं पाएगा, जिसके कारण धीरेन्द्र शास्त्री वृंदावन नहीं जा पाए। जिसके बाद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बड़ी मुश्किल हालातों में 8वीं तक की शिक्षा अपने गांव में पूरी की। आगे की शिक्षा के लिए वे 5 किलोमीटर पैदल जाकर गंज जाते थे। इसी तरह उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की। आगे इन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री भी ली। मात्र 9 वर्ष की उम्र में से ही महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बालाजी की सरकार की सेवा करना शुरू कर दी थी। चूँकि इनके दादा बागेश्वर धाम के महंत थे और वहाँ पर दरबार लगाया करते थे, साथ ही वे रामायण और भागवत गीता का पाठ भी किया करते थे। उस समय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी अपने दादा के साथ मंदिर में जाकर रामायण और भागवत गीता का पाठ किया करते थे। धीरे धीरे 12 साल की उम्र तक इन पर हनुमान जी की कृपा पड़ी और फिर ये भागवत गीता का स्वयं प्रवचन देने लगे। इसके बाद इन पर ऐसी दिव्य
अनुभूति का एहसास होने लगा कि वो भी लोगों को दुखों को दूर करने के लिए अपना दादा की तरह दिव्य दरबार लगाने लगे। बालाजी का समाधान का इन पर ऐसा असर हुआ कि बालाजी की कृपा से इन्हें सिद्धि प्राप्त हो गई और भक्तजनों को कष्टों का निवारण भी होने लगा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दादा मध्य प्रदेश के छतरपुर के गांडा गांव में स्थित बागेश्वर धाम में मंदिर में कई वर्षों तक दरबार लगाते आ रहे थे, जहां पर कई भक्तजनों का समस्याओं का समाधान हो जाता था। धीरे धीरे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी दिव्य दरबार लगाने लगे। दरबार के वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जाने लगे, यहाँ तक कि इस मंदिर में होने वाले संध्या आरती एवं धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा रामायण एवं भागवत गीता का प्रवचन दिया जाता था। इसका उनके वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जाते थे, जिससे धीरे धीरे सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हो गया। अब तो कई बार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री खबरों में आए हैं, क्योंकि लोग इन्हें काफ़ी चमत्कारी बताते हैं। कहा जाता है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पास अर्जी लगाकर भी जो भी आता है उनकी अर्जी निष्फल नहीं होती। इन्हें चमत्कारी बताने का कारण यह माना जाता है कि इनके लगने वाले दरबार में सैकड़ों लोग अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं, लेकिन महाराज किसी से भी उनके समस्याओं के बारे में पूछते नहीं हैं, बल्कि वह किसी का भी नाम लेकर बुलाते हैं और जब तक वह महाराज के पास आता है वह महाराज एक पर्चे में उसे व्यक्ति का नाम और उसकी समस्या सहित उसका समाधान लिख देते हैं, जिस कारण से हर कोई आश्चर्य हो जाता है। आखिर दूर दराज से आए अनजान व्यक्ति को बुलाए बिना और बताए बिना कैसे उनकी समस्याओं के बारे में पता लग जाता है। कहते हैं शास्त्री बहुत ही विद्वान है, यह भक्तों की समस्या कब से है, कितनी समस्याएं हैं, उनके परिवार का क्या नाम है, बेटे का क्या नाम है, पिता का क्या नाम है, कई चीज़ों को बता देते हैं। कहा जाता है कि कई बार तो मीडिया चैनल वालों को भी इस बात की पड़ताल की, लेकिन अब तक उन्हें कोई इसका रहस्य नहीं मिल पाया। हालांकि पहले तो महाराज इसी गांव में दरबार लगाते थे, जहां पर लोगों की संख्या बढ़ने लगी, जिसके कारण अब महाराज दूसरे शहरों में भी दिव्य दरबार लगाना शुरू कर दिया है। महाराज का यह दरबार निःशुल्क होता है, इससे प्रवेश में कोई शुल्क नहीं लगता। महाराज अपने एक इंटरव्यू में यह भी बताया था कि इनके मंदिर में एवं राम कथा के दौरान जो भी पैसा दान दक्षिणा के रूप में इकट्ठा होते हैं, उस पैसे का इस्तेमाल गरीब बिटियाओं की शिक्षा एवं शादी में खर्च किए जाते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री न केवल भारत में लोकप्रिय हैं, बल्कि अन्य देशों में भी लोकप्रिय हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ब्रिटेन सहित अन्य कई देशों में भी राम कथा का वचन कर चुके हैं। अब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने राम कथा के लिए काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हैं, लेकिन अपने प्रवचन के दौरान कई बार इन्होंने ऐसी बात भी बोली है जिनके कारण कई बार यह विवाद में से भी घिरा है। कुछ समय पहले रामनवमी के दौरान जुलूस निकालने पर पत्थर फेंके जाने वाली घटना हुई थी। उन पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी कथा के दौरान एक बयान में दिया था कि जिसके दौरान वह चर्चा में आ गए थे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपने प्रवचन के दौरान कई बार कटाक्ष बातें भी समाज में फैलाई, कुपार्थ को लेकर किए। ऐसे ही एक बार अपने प्रवचन के दौरान राजनेताओं पर जातिवाद का फैलाने का आरोप लगाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत की प्राचीन काल से ही कई जातियां हैं, लेकिन उस समय जातिवाद नहीं था। भगवान श्री कृष्ण जी यादव जात के थे, भगवान श्री राम जी क्षत्रिय थे, लेकिन दोनों को ही समान रूप से पूजा होती है। यहाँ तक कि वाल्मीकि रैदास जो निम्न कुल के थे, उनकी भी पूजा होती है।
आज सिर्फ जातिवाद है और यह जातिवाद राजनेताओं ने फैलाया है। इसके साथ ही पंडित जी ने यह भी कहा कि राजनीति से धर्म नहीं चलता, धर्म से राजनीति चलती है। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। इसीलिए सभी संतों को एकजुट होने की ज़रूरत है। अगर ऐसा नहीं किए तो धीरे धीरे यह सनातन धर्म खत्म हो जाएगा। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जब ब्रिटेन में भ्रमण पर गए थे तो लंदन पहुंचते ही एयरपोर्ट पर इनकी बहुत ही अच्छे तरीके से स्वागत किया गया और फिर लंदन एवं लेटेस्ट शहर में इन्होंने ब्रिटिश संसदों में भारतीय समुदायों के बीच हनुमान का एवं श्रीमद् भागवत कथा का वचन किया था। उसके बाद ब्रिटिश संसद द्वारा इन्हें 14 जून 3 पुरस्कार संत शिरोमणि वर्ल्ड बुक ऑफ द लंदन ऑफ द वर्ल्ड बुक ऑफ द यूरोप से सम्मानित किया गया था। यह न केवल पंडित धीरेन्द्र कृष्ण महाराज के लिए बल्कि भारत के लिए भी गौरव की बात है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण महाराज के दरबार में ऐसे भी लोग आते हैं जो विवाह पर प्रश्न पूछते हैं कि उनका विवाह कब होगा। महाराज ने कई लोगों के विवाह की तारीख एवं विवाह की जानकारी दी है, लेकिन आज तक पंडित धीरेन्द्र ने अपने विवाह के बारे में कभी नहीं बताया। हालांकि कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण महाराज का जया किशोरी के शादी होने का वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा था। कई लोग बता रहे थे कि धीरेन्द्र महाराज का विवाह जया किशोरी से होगा, जिसके बाद स्वयं धीरेन्द्र महाराज इन लोगों के बीच खुलासा करते हुए कहा कि इस तरह की गलत जानकारी न फैलाएं। मेरी शादी किसके साथ होगी, कहाँ होगी, कब होगी, इसके बारे में तो मुझे स्वयं को भी नहीं पता। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार में शामिल होने एवं अपने समस्याओं को समाधान पाने के लिए अर्जी लगानी पड़ती है, लेकिन अर्जी लगाने के लिए एक नारियल को लाल वस्त्र में अपनी मनोकामना को ध्यान से लगाते हुए बांधकर पूजा स्थल पर रख देना होता है और फिर बागेश्वर धाम में टोकन लेना होता है। जैसे ही अर्जी लग जाती है, मोबाइल फ़ोन के द्वारा महाराज को सेवा अर्जी की निश्चित दिन की जानकारी दे देते हैं। इस तरह उस दिन का पंडित श्री कृष्ण शास्त्री के दरबार में शामिल हो जाते हैं। तो ऐसे ही जानकारी के लिए आप मुझे शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ऐसी एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ आप लोग के सामने फिर से मैं प्रोजेक्ट होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।